तो आ चुके हैं हमारे चैप्टर 1 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रियाशीलता का क्रम, संचारण और विकृत गंधिता के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्रियाशीलता का क्रम के बारे में कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। देखिए, जो क्रियाशीलता का क्रम है, इसका जो असली नाम है वो है सक्रियता श्रेणी। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखने वाले हैं कि कौन है जो सबसे कम क्रियाशील होता है और कौन है जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो चलिए देखिए, जो पोटेशियम होता है वो होता है सबसे अधिक क्रियाशील, और पोटेशियम के बाद उससे जो पोटेशियम से कम क्रियाशील होता है वो होता है सोडियम, और उससे कम फिर कैल्शियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जिंक, और फिर आयरन, फिर लेड। और लेड को हम लोग कहते हैं सीसा। उसके बाद हमारा है हाइड्रोजन। और इन सभी को आपको लाइन से ही याद कर लेने हैं, कोई भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। और लाइन से कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक भी है। तो लेड हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर कॉपर हो गया यानी कि तांबा हो गया, फिर मरकरी यानी Hg होगा, फिर सिल्वर या फिर कह लो चांदी हो गया, फिर गोल्ड हो गया हमारा। अब बात आती है कि इन सभी को लाइन से याद कैसे करें। तो लाइन से याद करने के हमने आपको बताया कि छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। तो चलिए वो देख लेते हैं। ट्रिक देखिए है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो चलिए समझाते हैं। आपको क्या करना है, इन सभी के पहले पहले वर्ड यानी कि अक्षर उठा लेने हैं। तो काशी, काशी का हमारा क्या होगा, के होगा, और के से हमारा हो जाता है पोटेशियम। सबसे पहले कौन था हमारा, चलिए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन था हमारा, पोटेशियम ही था यानी के था। फिर आगे हमारा नाथ, क्या हो गया, नाथ में Na हो गया, और Na से हमारा क्या हो गया, जाके हमारा सोडियम हो गया। आगे चलिए देखिए, काशीनाथ का 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 से हमारा हो गया Ca से हो गया हमारा कैल्शियम। फिर माली, माली में पहला अक्षर M। अब कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, जैसे हमारा यहाँ पे M है। अब आप अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग ऊपर देख के पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ गया होगा कि खाली M नहीं था, साथ में क्या था, G भी था, और ये हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम हो गया। आगे आलू है, आलू हमारा Al हो गया यानी एल्यूमिनियम। जरा यानी हमारा Zn हो गया, और Zn यानी कि जिंक, फीके, Fe हो गया। आगे देखिए Fe हो गया, फिर पकाता यानी कि P होगा, प्लेटिनम हो गया। आगे है यानी कि H हमारा हो गया। आगे हमारा कौन यानी कि Cu, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है कॉपर। आगे है, अब यहाँ पे देखिए है को हमने Hg लिख दिया। शुरू में हमने हमारे यहाँ पे है था, इसे हमने H लिखा था क्योंकि H की जरूरत थी। और यहाँ पे हमारा है में क्या है, Hg की जरूरत है, तो हमने क्या किया, Hg लगा दिया। बस Hg क्या होता है, मरकरी होता है। आगे आगे सॉरी, आगे को हम लोग आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आगे को हम लोग क्या करेंगे, Ag कर दिया यानी कि हमारा सिल्वर हो गया या फिर कह लो चांदी हो गया। आओ, आओ को हमने लिख दिया Au यानी कि गोल्ड या फिर सोना। तो इन सभी को आपको लाइन से कैसे याद करना है, तो उसके लिए ये हमारी ट्रिक हो गई। बस ये जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आगे भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसे आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे हम लोग छोटी सी आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा क्या था, Na था, अब हमने क्या किया, एक NaCl लिख लिया। NaCl लिख लिया, हमने क्या किया कि इसकी रिएक्शन इससे कराई कि पोटेशियम की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है। अब देखिए, जो पोटेशियम था वो अधिक क्रियाशील होता है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील होगा, उससे क्रिया करके उसे हटा देगा यानी कह लो विस्थापित कर देगा। लेकिन जो कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील वाले से क्रिया नहीं कर सकता। यानी हम अगर कह दें कि सोडियम जो है उसकी क्रिया पोटेशियम से कराने पर, पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर, तो ये नहीं हो सकता, कोई भी क्रिया नहीं होगा। लेकिन जो पोटेशियम है वो सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर सकता है। तो इसी के लिए हमने ये क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा देख सकते हैं संचारण है। अब संचारण का मतलब क्या होता है, पहले इसे जानते हैं। तो जैसे हमारे धातुएं होते हैं वो जब हमारी खराब होने लगते हैं तो उसे हम लोग संचारण कहते हैं। जैसे हमारी क्या है, कोई भी लोहे की चीज है, जैसे हमने लोहा ही रख लिया, लोहा है, अब लोहा खराब होने लगता है। खराब कब होगा, जब उस पे जंग लगने लगेगी। तो लोहे पे जब हम क्या होते हैं, जंग लगने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो देखिए, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है यानी कि खुले में रख दिया जाए उसे। तो जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से
गैसें बहुत सारी होती हैं और नमी तो होती है। तो न गैसों और नमी की उपस्थिति से धातु धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब धातुएँ हमारी नष्ट होने लगती हैं यानी खराब होने लगती हैं, धातुओं पे जैसे लोहे पे जंग लगने लगती है, तो उसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब हमारी धातुएँ खराब होने लगती हैं, तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। एक लाइन में बता दिया। उदाहरण कैसे देखेंगे? जैसे हमने बताया कि लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण हो गया। अब जो हमारे क्या है चाँदी, चाँदी पे हमारी जंग जैसे लोहे पे हमारा जंग लगता है, वैसे चाँदी है इस पे काली परत एक चढ़ने लगती है। जैसे लोहे पे जंग लगना यानी लोहा खराब हो रहा, वैसे हमारी चाँदी पे काली परत चढ़ना यानी चाँदी है वो खराब हो रही है। वैसे हमारे तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी हमारा यानी तांबा हमारा खराब होने लगा है। और यहाँ से हमारे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं कि लोहे पर किस प्रकार की लोहे पर क्या लगता है या फिर लोहे पर जंग लगती है, जंग किस प्रकार की होती है? यानी चाँदी पर कौन से रंग की परत चढ़ती है? इस तरह टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तांबे पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो हरे रंग की परत चढ़ती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं संचारण से बचने के उपाय के बारे में कि हम लोग संचारण से किस प्रकार से बच सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे हमारे लोहे के गेट होते हैं, तो हम लोग उन्हें संचारण से यानी कि खराब होने से कैसे बचाते हैं? हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें भीगने से बचाते हैं। दूसरी चीज़ क्या, हम लोग उस पे पेंट जो ज़रूर करते हैं। एक चीज़ पेंट जब हम लोग कर देंगे तो हमारे जो दरवाजे हैं वो देखने में अच्छे लगेंगे। और दूसरी चीज़ क्या, वो हमारे जंग से बचे रहेंगे। तो हमारे क्या जंग संचारण से बचने के उपाय क्या हो गया, धातु पर पेंट करना, लोहे की चीज़ें उन पे पेंट कर दो। नमी से दूर रखना, नमी से यानी भीगने से दूर रखो। बारिश होती है तो बारिश में भीगने उन्हें मत दो और पानी आने भी मत डालो। तो नमी से दूर रखना, पालिश करते रहना। आगे क्या है, किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना। अब देखिए हमारा क्रिया संचारण तो हमारा समाप्त हुआ। आगे बात कर लेते हैं विकृत गंधिता के बारे में। अब विकृत गंधिता क्या होता है? तो देखिए ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ा? संचारण। तो संचारण में क्या होता है कि हमारी जो धातुएँ होती हैं, वो खराब होने लगती हैं। ठीक उसी तरीके से विकृत गंधिता में क्या होता है, हमारी खाने की चीज़ें हैं, वो खराब होने लगती हैं। तो जब हमारी धातु खराब होने लगती हैं, तो उसे हम लोग संचारण कहते हैं। और जब हमारी खाने-पीने की चीज़ें खराब होने लगती हैं, तो उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए, वसा तथा तेल से, अब वसा क्या होता है, जो भी हमारे तेल वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें हम ज तेल को हम लोग वसा कहते हैं। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है तथा स्वाद खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। बस अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके विकृत गंधिता से बचने के उपाय के बारे में कि हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें हम लोग खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। यानी कि खाद्य पदार्थ जो हैं, हमारे खाने-पीने की चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग गर्मी में नहीं रखना है। गर्मी में रखेंगे वो खराब हो जाएँगी। आगे देखिए हमारे खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखें, इन्हें ठंडी चीज़ों में तो रखना ही है। ऊपर ही बताया कि सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना है क्योंकि सूर्य का प्रकाश कैसा गर्म होगा और गर्मी में चीज़ें हमारे खाने-पीने की चीज़ें हैं वो खराब होंगी। इसलिए हमें उन्हें किस में रखना है? फ्रिज में रखना है। खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दें। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, आप जब भी दुकान से कोई भी पॉप्स लेके आते हैं, जैसे चिप्स हो गए या फिर कोई से भी पॉप्स हो गए, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी हवा भरी होती है और जब हम उन्हें फाड़ते हैं, तो उन्हें खाने की जो चीज़ होती है वो थोड़ी-सी ही होती है। कभी आपने सोचा कि उसमें इतनी हवा क्यों भरी होती है? आज पता चल जाएगा। देखिए, खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दें। अब जो नाइट्रोजन उनमें क्या पैकेटों में क्या भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? अभी हम जो थी वो हमारे खाने-पीने की चीज़ थी। अब खाने-पीने की चीज़ थी वो क्या होती है? हमारी खराब होती है। अब उसे खराब होने से ही बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दें। नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं और कोई गैस क्यों नहीं भरते? तो देखिए जो नाइट्रोजन गैस होती है वो होती है हमारी कम क्रियाशील। और जो कम क्रियाशील है वो यानी उसमें खाने-पीने की जो चीज़ है उससे क्रिया तो करेगी लेकिन बहुत ही धीरे-धीरे क्रिया करेगी। तभी उनमें एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत ही बड़ी-बड़ी होती है। और जो हमारी सिंपल चीज़ें होती हैं जैसे हमारे खुले में होते हैं वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं। जो नाइट्रोजन गैस अब जब वो उसमें भर देते हैं और जितनी भी ऑक्सीजन गैस होती है वो सब हमारी निकाल दी जाती है। नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील गैस है। ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे क्रिया तो करती है लेकिन बहुत ही धीरे-धीरे करती है। इसलिए हमारी जो हमारी खाने-पीने की पैकेटों में वस्तुएँ होती हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक उसमें सुरक्षित बनी रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी पैकेट हम दुकान से खरीद के लाएँ, सभी में आपको गैस तो भरी ही मिलेगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वो भर सकते हैं उतनी भरेंगे, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तीनों के तीनों समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।